हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे द एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज़ में। तो इसमें हम अपनी पॉलिटी क्लास 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो हमारा बुक है क्लास 11th का पॉलिटी का, उसका हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 में इफ इट टेक अ लिटिल समरी ऑफ इट। पार्ट 2 में हमने पीआर सिस्टम पढ़ा, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पढ़ा, हमने वोटिंग सिस्टम पढ़ा, राज्यसभा के मेंबर्स का, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात की हमने, थोड़ा हमने उसमें डिटेल एनालिसिस ले लिया। एंड फिर उसके बाद हमने पहले हमने ये फैक्ट्स भी पढ़े कि वाई इंडिया अडॉप्टेड पीआर सिस्टम फॉर द प्रेसिडेंशियल एंड राज्यसभा इलेक्शंस के लिए। एंड एफपीटीपी मॉडल्स पढ़ा। फिर हमने डिफ्रेंशिएटेड करा कि एफपीटीपी मॉडल इज़ डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन पीआर, हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एंड फिर इसमें हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट कंट्रीज़ के पीआर सिस्टम्स पे किया, जैसे कि इज़राइल के किया, जो भी हमारे जो सीनेट आप कह सकते हैं, कीनेंट के नाम से कह सकते हैं, उनका जो लेजिस्लेटर है। तो ये हमारा जो पीआर सिस्टम एंड एफपीटीपी मॉडल है, हमने ये भी पढ़ा कि अब हम ये पढ़ेंगे बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। तो वाई इंडिया अडॉप्टेड फॉर द एफपीटीपी मॉडल फॉर द जनरल इलेक्शन, इफ वी से इट मोर प्रिसाइज वे, फॉर द लोकसभा इलेक्शन एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, विधानसभा एंड द लोकसभा के इलेक्शंस को एफपीटीपी मॉडल पे क्यों लिया गया, जबकि प्रेसिडेंशियल, वाइस प्रेसिडेंशियल की बात करें, राज्यसभा के इलेक्शंस की बात करें, इलेक्टोरल कॉलेजेस की बात करें, उसमें पीआर, ठीक है, ये कॉलेज वो वाला कॉलेज नहीं, पढ़ाई वाला कॉलेज नहीं, ये इलेक्टोरल कॉलेज है। हमने फर्स्ट पार्ट में सारा डिस्कशन अच्छे से कर लिया था। आप फर्स्ट पार्ट को रिफ़र कर लेना साइमल्टेनियसली विद सेकेंड पार्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। वाई डिड इंडिया अडॉप्टेड एफपीटीपी मॉडल? एफपीटीपी का मॉडल है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब मैं आपको अगर रिकैप करूँ पीआर सिस्टम में, जिसमें है ना मेजॉरिटी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या था, बेसिकली आपको इसमें एक होता है ना कट ऑफ पार करनी होती है। इसमें पीआर सिस्टम में आपको एक कट ऑफ पार करनी होती है, मतलब एक तरह का ये बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि इसको पार करना ही होता है आपको। अगर वो पार नहीं होता तो जो आपका वोटिंग सिस्टम है, जैसे कि प्रेफरेंशियल आपको बैलेट मिलता है, उसमें आप प्रेफरेंस डालते, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, तो आपके प्रेफरेंस 2 वालों को 1 में दे देते हैं अगर 1 इज़ लाइकली टू बी विन। तो ऐसा सिस्टम चलता है। लेकिन एफपीटीपी मॉडल में क्या होता है ना, इसमें कोई बेंचमार्क सेट नहीं होता, कोई कट ऑफ सेट नहीं होती, इसमें आपको दूसरों से आगे निकलना है। एग्ज़ाम में जैसे कि एग्ज़ाम में कट ऑफ कैसे बनती है, लास्ट स्टूडेंट के एवरेज को निकाल के कट ऑफ बनती है। तो इसमें आपको कोई बेंचमार्क नहीं होता, बेसिकली आपको बस उस कट ऑफ को पार करनी है, मतलब मेजॉरिटी लेना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको और प्रिसाइज वे में बोलूँ, पार्टी 1 है, पार्टी 1 का मेंबर 1 है, पार्टी 2 का मेंबर 1 है, ये इसको 30 वोट मिले, इसको 40 वोट मिले, इसको 41 वोट मिले। चलो मान लिया 40 और 41 में कितना, बस 1 वोट का एक गैप है, बट ये जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वोट लेके आया है। इसमें ये नहीं पूछेगा कितना ज़्यादा वोट लाए, कितने मेजॉरिटी से आगे, इसमें बस इतना है, आप जितना 0.0% भी लेके आए आप बस आगे हैं। तो ये है आपको, ये बहुत ही सिंपल है, और सिंपल है तो इसलिए इंडिया ने अडॉप्ट भी किया है। यहीं से आपको पता चल गया कितना सिंपल है, बस आपको सबसे ज़्यादा लाने हैं, जीत जाओगे। तो ये बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव वे था फॉर इंडियन जनरल इलेक्शन के लिए, तभी इंडिया ने अडॉप्ट भी किया था। एक आंसर तो हमें यहीं से मिला, वाई इंडिया अडॉप्टेड। सो लेट्स start with our pages. Answer is not very difficult to guess why India adopt the FPT model. Carefully read the box में, हमने पढ़ लिया था बॉक्स पहले ही चैप्टर में, राज्यसभा इलेक्शन। यू वुड हैव नोटेड दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, वोट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, तभी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो वोट को ट्रांसफ़र किया जाता है। आपके प्रेफरेंस 1 को प्रेफरेंस 2 में दे देते हैं, अगर प्रेफरेंस 2 इज़ लाइकली टू विन तो प्रेफरेंस 1 के वोट प्रेफरेंस 2 में बेसिकली एक दूसरे को दिया जाता है, ताकि वो एक कट ऑफ पार हो जाए उनको, ठीक है। मे वर्क इन अ स्मॉल कंट्री। अब ये जो प्रेफरेंस वाला है स्मॉल कंट्री में वर्क करेगा। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, और 1.4 बिलियन लोगों के लिए ये एफपीटीपी मॉडल जो कि डायरेक्ट वे हो जाता है, कैसे होगा ये? डायरेक्ट वे टू गवर्नेंस हो जाता है, लेकिन हम तो इनडायरेक्ट वे ऑफ गवर्नेंस करते हैं, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को पावर में भेजते हैं टू रन द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन चैप्टर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक ऑफ इंडिया एट वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। डिफिकल्ट टू वर्ड्स, ठीक है, पढ़ लिया बेसिकली। रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस ऑफ द एफपीटी मॉडल इज
इज इट सिंप्लिसिटी। फर्स्ट मिल गया, वाई इंडिया अडॉप्टेड सिंप्लिसिटी। मेजॉरिटी, आपको बस दूसरों से रेस में आगे निकलना है, मेजॉरिटी। तभी हमने एक बॉक्स में पढ़ा था कि उस समय जब 1950 एंड 52 की बात हो रही थी, 1950s आफ्टर वार, 1950s एंड 80s के बीच में, जो ये हमारे कांग्रेस है उनको इतनी सीट्स मिल गई थी जितने उनको वोट्स नहीं मिले थे। बेसिकली वो एक परसेंटेज ऑफ वोट से आगे थे, लेकिन उनको सीट ज़्यादा मिल गई क्योंकि वो आगे निकले थे हर पर्टिकुलर स्टेट्स में। ओके, सिंप्लिसिटी की बात हो गई। And the entire election system is extremely simple, understand even for common voters के लिए भी understandable है। और उस समय 1950s की बात करें, जब इंडिया ने ये फर्स्ट उनका जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुआ था, जब वहाँ पर इलिटरेट लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा ही थी, जनसंख्या संख्या ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से कि पीपल मेजॉरिटी के हिसाब से वोट कर रहे हैं, तो उनको एक इतना सिंपल वे प्रोवाइड करना ताकि वो इलिटरेट होते हुए भी वो समझ सके कि वो अपना वोट किसे दे रहे हैं। ठीक है, तो no have specialized knowledge about the politics and elections. There is also a clear choice presented to the voters at the time of election. Voters have to simply endorse a candidate or a party while voting. तभी हम देखते हैं जब हमारे बैलेट ऐसे EVM में आप ऐसे देखते हैं, उसमें आपको है ना कैंडिडेट्स के नाम भी होते हैं, साथ ही साथ उसका सिंबल भी होता है, क्योंकि कुछ लोग सिंबल से पहचानते कैंडिडेट। झाड़ू का देखें आप, झाड़ू का है, बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हैंड है, आरजेडी का है। भी बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो बेसिक बिहार में आप देखेंगे कि बहुत ही ओल्ड एज पॉपुलेशन है, जो इतने लिटरेट नहीं है, वो सिंबल से ही पहचानेंगे। ठीक है, तो वही बात हो रही है सिंबल्स एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द, इसकी बात हो रही है वोटर्स इलेक्शंस की। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स, वोटर्स में ईदर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑन द पार्टी और टू द कैंडिडेट और बैलेंस द बिटवीन टू। अब जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बहुत ही प्रोग्रेसिव लीडर है मस्त से। अब कुछ लोगों को नहीं पता वो बीजेपी से, अब तो वो बहुत पॉपुलराइज्ड हो गए हैं, तो उनको पता है वो बीजेपी से हैं, लेकिन वो बेसिकली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज पर्टिकुलरली वोट फॉर द कैंडिडेट, नॉट फॉर द पार्टी, बिकॉज दे नो द कैंडिडेट। मीन्स आप मोदी जी की बात करेंगे तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव एंड पॉपुलर लीडर हैं, तो सबको लगता है वी आर गोइंग टू वोट फॉर मोदी जी, मिस्टर एक्स, एंड देन the particular party when automatically we talk about the आप में केजरीवाल जी, आतिशी जी हैं, कांग्रेस में गांधी, हमारे राजीव गांधी जी हैं, बहुत सारे पॉपुलर नेता हैं, नीतीश कुमार हैं अपने उस, अगर बिहार के इलेक्शन की बात करें तो। ठीक है, तो एफपीटी शिफ्टर ऑफ वोटर्स अ चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स की भी बात करता है। In other electoral college, specifically PR system, voters are often asked to choose a party and the representative are elected on the basis of party list. तो हमने जब हम डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे PR सिस्टम एंड FPT मॉडल पे, तो हमने बताया था कि PR सिस्टम में बेसिकली जो वोटर्स होते हैं वो पार्टी को वो देते हैं, नॉट द कैंडिडेट। बट FPT मॉडल पे आप कैंडिडेट को भी वोट दे सकते हैं, पार्टी के मॉडल पे भी दे सकते हैं, बिटवीन इफ यू गोइंग टू रीड अबाउट द मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पर सिंप्लिसिटी की बात हो गई, इफेक्टिवनेस की बात हो गई, सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, पार्टी एंड वो कैंडिडेट्स के हिसाब से वोटिंग होती है, तभी ये इंडिया में FPT मॉडल यूज़ किया गया था। तो as a result there is a no one representative who represent and responsible for one locality. ठीक है, constitution based system like FPT voters know who they own representative and can hold him or her accountable. ठीक है, तो क्योंकि वो कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, पार्टी को वोट कर रहे हैं, आपको जिसको वोट करना है FPT मॉडल पे आप कर सकते हैं। तो आपको जब पता है आपने इस कैंडिडेट के इस पार्टी को वोट दिया था, तो वो अकाउंटेबल होगा आपके टूवर्ड्स। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा। More importantly, makers of the constitution felt that PR-based election may not be suitable for giving a stable government in a parliamentary democracy. अभी तो बहुत ही सीन चेंज हो चुका है, बट PR सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। आप इतने ह्यूज पॉपुलेशन में कैसे वोटर्स के प्रेफरेंसेस को ट्रांसफ़र करेंगे टू गेट दैट कट ऑफ, ओके, दैट मार्जिन और बैच मार्क। बट इसमें क्या था, आप एक वोट, इसमें बस आपको वोट की काउंटिंग करनी थी, जिस पार्टी और कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते वो जीत जाता। बहुत ही सिंप्लिसिटी थी।
इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए ये अडॉप्ट किया गया, सुटेबल फॉर था स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पीआर सिस्टम में आपको डिसोल्यूशन का भी सीन हो सकता है, वैसे तो आपको इसमें भी हो सकता है, बट ये बहुत स्टेबल गवर्नमेंट एज कंपैरेटिवली रिलेटिवली एज पीआर सिस्टम. वी हैव स्टडी द नेचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इन द नेक्स्ट चैप्टर. देखिए हमें पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम इज व्हाट. एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, अ क्रक्स और द स्पिरिट ऑफ द दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम. ओके, दिस सिस्टम requires at the executive has majority in the legislature. Executive who form the government, basically majority party form the government in the Lok Sabha. जो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिस पार्टी के कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, उसी का गवर्नमेंट बनेगा. और वह जब MPs गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं. नॉट ऑल द मिनिस्टर्स आर MP, ठीक है, ऑल द मिनिस्टर्स आर MP बट नॉट ऑल MPs आर मिनिस्टर्स. ठीक है, ये सिलोलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर. MPs हैं, ये सारे MPs मिनिस्टर नहीं बनेंगे, इस MPs में से कुछ ही लोग जाके मिनिस्टर्स बनेंगे. फिर ये मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं, स्टेट ऑफिसर मिनिस्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, you have noticed the PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of votes. ये एक दूसरा था कि पहला था PR सिस्टम में पार्टी को वोट देते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट था कि सीट्स जो मिलती है वो आपके वोट के हिसाब से मिलती हैं. लेकिन FPT मॉडल पे नहीं होता. आप मेजॉरिटी लेंगे आपको सीट मिल जाएगी, और जो बाकी लोग थे जो माइनॉरिटी में थे उन लोग को सीट नहीं मिलेगी, वो इज इक्वल टू 0 माना जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या था, फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं देती. अगर आप PR सिस्टम में यूज़ करते हैं, लुक यहाँ पर सीन क्या हो रहा है, PR सिस्टम अगर आप यूज़ करते तो आपके जितने आपको वोट मिल रहे उस हिसाब से आपको सीट मिलती. ठीक है, अब जैसे कि पार्टी 1 को 2% ऑफ सीट मिली, मान लिया फॉर एग्जांपल 2 सीट्स मिल गई. पार्टी 2 को 3% ऑफ सीट, 3 सीट्स. तो आपको लग रहा है यहाँ पर कोई गवर्नमेंट बना सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट वही बनाता है जिसके पास मेजॉरिटी होती है. यहाँ पर तो मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा. ठीक है, तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि डिवीजन ऑफ पार्टीज हो जाएगा, डिवीजन ऑफ पावर हो जाएगा, बिटवीन द पार्टीज की बात हो रही है. ठीक है, तो लेकिन FPT मॉडल पे क्या होता है, आप मेजॉरिटी में आएंगे आपको नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएंगी. ठीक है, और माइनॉरिटी का सीट्स नलीफाई हो जाएगा, नील माना जाएगा. तो इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट जाता है. FPT मॉडल सिस्टम जनरली गिव्स लार्जेस्ट पार्टी और कोलिएशन सिस्टम. आप कोलिएशन गवर्नमेंट की बात करेंगे, UPA, NDA. ठीक है, ये गवर्नमेंट कोलिएशन गवर्नमेंट होते हैं. बेसिकली कोलिएशन गवर्नमेंट इज कैन बी सेड दैट जब व्हेन 2 डिफरेंट पार्टीज और 2 or more parties come together to make a government, it is called a coalition government. UPA की NDA गवर्नमेंट थी 2024 में, आपको देखने को मिली होगी NDA की गवर्नमेंट, जो कि बेसिकली BJP एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट. क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी को मेजॉरिटी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, तो डिफरेंट पार्टीज के वोट्स को इंक्लूड करके मेजॉरिटी में लाया गया, तभी कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है. दस दिस सिस्टम मेक्स इज पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टू फंक्शन स्मूथली, एफिशिएंटली, फैसिलिटेटिंग फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल गवर्नमेंट. पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा, FPT मॉडल क्यों अडॉप्ट किया गया था. पहला सिंप्लिसिटी था, दूसरा स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. तो ये हमारा वही एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे कि स्टेबल, ये एक एग्जांपल है कि नोटा को इतने % ऑफ टोटल वोट्स मिले, फिर नंबर ऑफ सीट्स कैसे मिले. देखिए यहाँ पर अगर हम BJP के देखें, BJP 2.84% ऑफ वोट्स मिले, लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं था, इसलिए नंबर ऑफ सीट्स उसको 0 मिले. वहीं पे ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को 40% ऑफ सीट मिले, जो कि 40% ऑफ सीट का आपको 130 वोट को 135 में कन्वर्ट कर दिया सीट्स. तो मेजॉरिटी में वैसे क्लियर कट में है. ठीक है, तो ये एक कार्टून है, ये हमारे नेहरू जी हैं, सरदार पटेल जी हैं. ये स्मॉल स्टेट्स हैं जो बोल रहे हैं रूलिंग पार्टी जब आ जाते हैं ना, एक मेजॉरिटी में एक मल्टी पार्टी सिस्टम, एक वो सिंगल पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो सिंगल पार्टी सिस्टम इतना मेजॉरिटी में ऑलवेज रहता है, क्योंकि बहुत पॉपुलराइज्ड होता है बिटवीन द सिटीजन्स. Finally, FPTP system encourage voters from different social groups to come together to win an election in locality. In a diverse country like India, PR system would encourage each community to form its own nationwide party. अब देखिए यहाँ पर एक सोशो रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया गया है कि कैसे कम्युनाइजेशन, रिलीजलाइजेशन ना हो जाए. तो इसमें देखिए क्या है कि
यहाँ पर इंडिविजुअल्स सोशल ग्रुप्स कम टुगेदर टू फॉर्म टू इलेक्ट कम फॉर द इलेक्शन, बट इसमें क्या होता है कम्युनिटी वाइज हो सकते तो फॉर्म इट्स नेशन वाइड पार्टी, ठीक है। इट मे हैव बीन अ बैक टू द माइंड ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में था ये सब बातें, इसलिए उन्होंने एफपीटी मॉडल को अडॉप्ट किया। The FPT system has provided to be a simple and familiar to ordinary voters. कैसे फेमिलियर टू, क्योंकि हमारे जो हमारा जो 1935 का एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 में, उस समय भी जो ये हमारी वोटिंग का सिस्टम था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम जो मिला था वो भी एफपीटी मॉडल पे ही बेस्ड था, इसलिए ये फेमिलियरिटी हो जाती है। इट हैव लार्ज पार्टीज टू विन क्लियर मेजॉरिटीज एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। सिस्टम हैज़ ऑल्सो discourage political parties that get all their votes only for one caste or communities। ये कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट इसको मेजरली माइन्यूट करता है बहुत ही मिनिमम लेवल तक, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड नहीं होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल और पार्टी बेस्ड होता है। Normally, the working of the FPT system result in two-party system. This means that there are two major competitors for the power, and power is often shared by between because आपको जब FPT मॉडल करें आपको चॉइस तो मिलनी चाहिए ना कि आप किसको वोट देना चाह रहे हैं। अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है तो आपको बेसिकली राइट टू चॉइस इज कम अंडर द राइट टू आर्टिकल 21, आपको पता ही है। तो चॉइस इज़ नेसेसरी टू मेक द चॉइस और मेक द इलेक्शन मोर फ्री एंड फेयर, ओके। तो इसलिए यहाँ पर टू पार्टी होनी ही चाहिए ताकि आप चॉइस कर सकते हैं बिटवीन द टू। Alternatively, it is for the new parties or the third party to enter the competition and share powers. This is respect the expensive experience of the FPT in the India slightly different. After independence, though we adopt the FPTP system, there emerged a one-party dominance, and along with it, there exist many smaller parties. After 1989, पता क्या हुआ, क्योंकि जब हम देखे था 1951 में से 1989 तक की बात देखें तो सिर्फ वन पार्टी सिस्टम डोमिनेट करी थी। वो कौन थी? कांग्रेस। कांग्रेस ही पार्टी में आई जा रही थी सत्ता में, क्योंकि कांग्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट में कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि 1885 में बना था, तभी से कांग्रेस फॉर फ्रंट में था। तो जब कांग्रेस एज अ इलेक्शन में आई तो सबको लगा कि कांग्रेस ने हमें इंडिपेंडेंस दिलाया, तो लोगों का बेसिकली ट्रस्ट था कांग्रेस पे, इसलिए वो इतने साल तक रूल करती रही वन पार्टी सिस्टम में। फिर 1989 से जनता पार्टी सिस्टम में आ गई, तो दूसरी पार्टी के भी सिस्टम एमर्ज होने लगे, ठीक है। इन इंडिया इज विटनेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ द मल्टी पार्टी कोलिएशन गवर्नमेंट की। आफ्टर 89 से कोलिएशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी। एट द सेम टाइम ग्रेजुअली मैनी स्टेट्स और टू पार्टी कॉम्पिटिशन एमर्जिंग। लोकलाइज वे में अगर बात करें स्टेट वाइज में टू पार्टी सिस्टम एमर्ज हो चुकी थी। But distinguishing feature of India's party system is that the rise of the coalition made it possible for the new and smaller parties to enter electoral competition। अब ये जो इलेक्शन कोलिएशन गवर्नमेंट में जो ये कॉन्सेप्ट आने लगा था 1989 के बीच से, तो क्या वो स्मॉल पार्टीज अपने अपने थोड़े शेयर्स ऑफ वोट ले लेती थी एंड देन मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसमें स्मॉल पार्टीज़ को भी इंस्पिरेशन मिलती थी कि ताकि वो पावर में आए एंड बेसिकली पावर में आए एंड द पीपल्स को सर्व कर सकें। रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब रिजर्वेशन की बात करेंगे, हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डीपीएसपी में पढ़ा है, इसमें हम देख लेते हैं कि कैसे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। एफपीटी मॉडल सिस्टम, कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द हाईएस्ट वोट इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज इज डिक्लेयर इलेक्टेड। अब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब भी बता दिया था फर्स्ट पार्ट में। इट वर्क्स टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्मॉलर सोशल ग्रुप। अब ये कैसे डिसएडवांटेज टू द सोशल ग्रुप हो जाएगा? मैंने आपको जो मेजॉरिटी में वोट रहता है, ताकि 1% भी आप एक वोट से भी आगे हैं तो आप जीत जाएंगे, और जो बाकी आपसे एक मार्क से कम है वो मतलब ज़ीरो कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी की वॉइस है ना वो सुनी नहीं जाती, मेजॉरिटी इज विन। This is even more significant in the Indian social context. We have had a history of caste-based discrimination, caste-based discrimination देखने को मिला, तभी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी आया है पॉलिटिक्स इलेक्शंस में। Such as social systems, FPTP electoral system can be meet the dominant social group and caste can win anywhere, and opposed social group may continue to remain unrepresented. Our constitution maker were aware of this concept and need to provide way to ensure fair and just
अब रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था क्योंकि इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। अब जो भी मेजॉरिटी में मतलब जो भी डोमिनेटेड कास्ट है वो रहेगी मेजॉरिटी में, तो वो इलेक्शन में आती रहेगी, जिससे क्या होगा माइनॉरिटी कास्ट सप्रेस्ड होती रहेगी, डिस्क्रिमिनेट एंड प्रिजुडाइज होती रहेगी। तो इसलिए वो उनको बैक ऑफ द माइंड में, आज फ्रीडम अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के बैक ऑफ द माइंड में था, इसलिए उन्होंने एंश्योर किया फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द ऑपरेस सोशल ग्रुप्स की वजह से। इसलिए SC/STs, EWS, OBCs को भी आप रिजर्वेशन देखते हैं। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिली, इवन द वुमेन्स ऑल्सो गेट द रिजर्वेशन। This issue was debated even before independence. British government had introduced separate electorate. आपने देखा ही होगा। The system meant that the electing as a representative for the Montesquieu reform में आया था। सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात हुई है, पर्टिकुलर कम्युनिटीज़। देखिए, दिस सिस्टम मीन दैट फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। अब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें, क्या मतलब है, जैसे कि आप सिख हैं, सिख पावर में आनी चाहती है, सिख का एक लीडर पावर में है, बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन अब इन लीडर को कोई भी वोट नहीं दे सकता, वही लोग वोट दे सकते हैं जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं सिख हूँ तो मैं ही जाके इनमें से चॉइस मिली है मुझे, इसमें से किसी को वोट दूंगी, अगर वो उसके वोट ज़्यादा होंगे तो वो पावर में आ जाएगा, तो इसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। इसमें लेकिन कम्युनिटी बायसनेस क्रिएट कर सकता था। इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मैनी मेंबर्स एक्सप्रेस अ फियर दैट दिस विल नॉट सूट आवर पर्पस बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इफ़ वी आर गोइंग टू गेट अ सेपरेट इलेक्टोरेट तो एक अलग ही नेशन क्रिएट हो जाएगा, हर एक रिलीजन का, हर एक कम्युनिटी का, ठीक है। तो ये एक फियरनेस था। तो यहाँ पर देखिए तेजमुल हुसैन डिबेट में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट में, वॉल्यूम आपको 8th में देखने को मिलेगा, पेज 33 में, इसमें था सेपरेट इलेक्टोरेट हैव बीन अ कर्स टू इंडिया, हैव डन इनकैलकुलेबल हार्म टू दिस कंट्री, सेपरेट इलेक्टोरेट हैव बेयर्ड आवर प्रोग्रेस, वी मुस्लिम्स, मतलब तेजमुल हुसैन इज़ अ मुस्लिम, want to merge in the nation, for God's sake keep your hand off reservation for the Muslim community। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी ही कह रहे हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ द कर्स फॉर इंडिया सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि इसमें कास्टनाइजेशन एंड कम्युनलाइजेशन को स्पिरिट देगा। Therefore, it was decided to adopt the system of reserved constituencies. In this system, all voters in a constituencies are eligible to vote. उसमें क्या था, only communities, जैसे मैं एग्जाम्पल दी थी सिख का, तो अगर सिख के कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट आ रहे हैं तो उस कैंडिडेट को वही वोट दे सकता है जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। पर इसमें क्या था, अगर कोई जो ये रिजर्व की है सीट, इसमें ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देने के लिए। इसमें आप कोई भी दे सकता है, इफ़ दे बिलोंग टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी और नॉट, बट द कैंडिडेट मस्ट बिलोंग पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोशल सेक्शन विच इज, मतलब इनके कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बियॉन्ड नहीं जा सकता ये। Therefore, certain social groups which may be spread across the country in a particular constituency, their numbers may not be sufficient to be able to influence the victory of the candidate. Taken across the country, they are significantly sizable group. To ensure their proper representation, a system of reservation become necessary. क्योंकि हर रीजन में वो माइनॉरिटी में नहीं रह सकते, इसलिए ओवरऑल इंडिया में माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देने का बात किया गया, जहाँ जहाँ वो हैं कंटेक्ट करें इलेक्शन को और वो वोट ले सके। अगर वहीं पे इलेक्टोरेट अब मैं आप बता रही हूँ, इलेक्टोरल कॉलेज होता और रिजर्वेशन होता तो रिजर्वेशन कैसे फ्रूटफुल होगा इंडिया के लिए, क्योंकि रिजर्वेशन इज़ नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस अ कम्युनलाइजेशन, रीजनलाइजेशन। और अगर आप बात करें बाल्कनाइजेशन ऑफ द इंडिया नहीं करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया कर देगा, कम्युनिटाइजेशन कर देगा, रिलीजन को पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सब इलेक्टोरल कॉलेज कर सकता था, क्योंकि उसमें क्या था कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि वही वोट कर सकता था जो पर्टिकुलर रिलीजन से वोट कर रहा था अपने कैंडिडेट को। बट इसमें क्या है, कोई भी अपने उस पर्टिकुलर रिलीजन के कैंडिडेट को वोट कर सकता है, बस एक शर्त पे कि आप वो उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के आप इलेक्टोरल लिस्ट में हो। The Constitution provide for the reservation of the seats in the Lok Sabha and State Legislative Assembly for the scheduled caste and the scheduled tribe। मतलब लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा के दोनों के इलेक्शन में रिजर्वेशन दी गई है। The provision was made initially for the period of 10 years and as a result of successive constitution amendment has been extended to up to 2030 तक एक्सटेंड किया गया। अब 2030 जैसे आएगा उसके बाद फिर इसको देखते हैं कि एक्सटेंड होगा कि आपको उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है, पॉलिटिकल राइट में देखें, सोशल राइट में देखें, इकोनॉमिक राइट में देखें, ठीक है।
अगर उनको पॉलिटिकल देखा जाएगा सेंसस के हिसाब से कि उनको प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है अपनी इंडियन डेमोक्रेसी में, तो 2030 के बाद उसको कटेल भी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो उसको और फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। The Parliament can take a decision further to extend it when the period of reservation expire, जो कि 2030 में एक्सपायर हो जाएगा। फिर फर्दर ये पार्लियामेंट्स के डिस्क्रिप्शन पे कि इसको एक्सपेंड करना है, एक्सटेंड करना है, या उसको फॉलोइंग सिचुएशन के हिसाब से जो भी ठीक रह रहा है। The number of seats reserved for both these groups in proportion to their share into the population of India. Population of India के हिसाब से उनको सीट रिजर्व की जाती है। 543 elected seats in the Lok Sabha, 84 are for the scheduled caste and 47 are reserved for the scheduled tribes as on the January 6, 1919 की डाटा के हिसाब से। ये इनका कुछ हमारा ये जयपाल सिंह है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट वॉल्यूम 5 पेज 209 का है। If we read it loud, but I have come to say a few words on behalf of the Adivasis of India. In the past, thanks to the major political parties, thanks for the British government, and thanks to the every enlightened Indian citizen, we have been isolated and kept at it apart. It is a sarcastic, and he is posing. he in his sarcastic way कि कह रहे हैं कि आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आदिवासीज को अपने से सेपरेट रखा, मतलब आइसोलाइजेशन का आइसोलेटेड कर दिया। And in a zoo, like a zoo system, we have willing to mix with you. मतलब एक पर्टिकुलर जयपाल सिंह इज आदिवासी वो कह भी रहे हैं कि रिजर्वेशन हमें चाहिए क्योंकि हम विलिंग करें कि आपके साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। एंड इट दैट द रीज़न वी हैव इंसिस्टेड ऑन द रिजर्वेशन ऑफ सीट एज फार एज द लेजिस्लेचर आर कंसर्न, वी हैव नॉट आस्क सेपरेट इलेक्टोरेट। देखो उन्होंने सेपरेट इलेक्टर बात नहीं की, बट इंडिया का जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी ना कि इंडिया को डिवाइड एंड रूल कर दे, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज इज पार्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। Under the 1935 Act, through the legislature in India, there have only 24 Adivasis MLAs out of total 1585 and not a single representative at the center. तो वही कह रहे थे अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट में भी क्या हो सकता है ना, माइनॉरिटी में है, आपके कम्युनिटी से भी उतने लोग नहीं। फॉर एग्जांपल अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी में कम्युनिटी वर्क्स में ओनली 10 लोग बिलोंग करते हैं कम्युनिटी, और वहीं मेजॉरिटी में 100 लोग बिलोंग्स करते हैं, और आपने सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या किया कि ओनली दिस कम्युनिटी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी एक्स के लोग हैं वही वोट करेंगे, तो आपको कितने ही वोट मिल जाएंगे, 10 मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर तो 100 मिल रहे हैं ना, तो एफपीटी मॉडल के हिसाब से तो वो तो जीत जाएगा मेजॉरिटी में, ठीक है। तो इसलिए वो मिक्स नहीं करेगा। तो सेंटर में कभी आदिवासी रिप्रेजेंट होते ही नहीं थे, वो लोकलाइज लेवल में रह जाते थे। अब बात करें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा के साइड की बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन 2024 में से क्वेश्चन भी पूछा था कि कितने बार डिलिमिटेशन कमीशन कंसिस्ट हो चुका है। हु डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कौन रिजर्व करता है, कौन डिमार्केट करता है। डिसीजन टेकन बाय द इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क इन द कोलैबोरेशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम करता है। डिलिमिटेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ वर्क करता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको इलेक्ट करते हैं। अपॉइंटेड बाय द पर्पस ऑफ ड्राइंग अप अ बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। ये कंट्री है, आप देख रहे थे छोटे छोटे एरोज बने हुए हैं, ये पर्टिकुलर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। As a quota of constituency to be reserved in the each state is fixed depending on the proportion of SC/STs in that state. स्टेट वाइड रिजर्वेशन की बात करें तो उस जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। आफ्टर डूइंग द बाउंड्री डिलिमिटेशन कमीशन लुक एट द कंपोजिशन पॉपुलेशन एट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पॉपुलेशन के हिसाब से करता है। दोज कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन आर रिजर्व फॉर STs। ओके, इसमें नथिंग टू मच think about it. In the case of scheduled caste, the limitation commission look at the two things. Okay, दो things पे scheduled caste के में work करता है। एक picks constituency that have higher proportion of the scheduled caste population, but also spread these constituencies in the different region of the state में भी spread करता है। This is done because of the scheduled caste population generally spread evenly throughout the country. These reserved constituencies can be rotated each time and limitation commission is undertaken. Basically reservation जो भी होता है constituencies का जो डिमार्क करते हैं constituencies को, वो भी यही करते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर बोथ डिसएडवांटेजेस ग्रुप। बेसिकली उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको सोशल एजुकेशन बैकवर्ड के हिसाब से उनको रिजर्वेशन उस हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। फॉर लेट देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग डिमांड सीकिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा स्टेट असेंबली फॉर द वुमेन, जो कि अभी ग्रांट भी हो गया, 2026 से ये इलेक्शन आएगा। गिवन द फैक्ट दैट वेरी फ्यू वुमेन्स आर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंटेशन बॉडी, द डिमांड फॉर द रिजर्वेशन 1/3 सीट्स फॉर द वुमेन इंक्रीजिंगली बीइंग आर्टिकुलेटेड एंड इट इज़ ऑलरेडी पास। दिस जो अमेंडमेंट बिल था हमारा ये जो हमारा लोकसभा एंड विधानसभा में 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू द वुमेन सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन्स। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन हैज़ बिन प्रोवाइडर फॉर द रूरल एंड अर्बन लोकलाइज्ड बॉडी। जैसे आपने पंचायत मूवी देखी होगी कैसे उसमें भी वुमेन्स की सीट्स थी, तभी प्रधानपति एंड प्रधान जो कि वुमेन थी मंजू देवी, उनके पति गवर्न कर रहे थे, बट मंजू देवी इलेक्शन में जीती थी बिकॉज ऑफ द 1/3 रिजर्व सीट के अकॉर्डिंग। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर लेते हैं। ट्रू टेस्ट ऑफ एनी इलेक्शन सिस्टम इज एबिलिटी टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस इफ वी वांट डेमोक्रेसी टू बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। तो यहाँ पर बात करें दैट इलेक्शन सिस्टम इज इम्पार्शल एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मस्ट ऑल्सो अलाउ द एस्पिरेशन ऑफ द वोटर्स टू फाइंड लेजिटिमेट एक्सप्रेशन थ्रू द इलेक्टोरल रिजल्ट होने चाहिए। नीज एस्पिरेशन होने चाहिए। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट की भी बात है। हु आर वोटर्स हु आर कंटेस्ट इलेक्शंस, बोथ दिस रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द वेल एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। You already all adult citizen of the country must be eligible vote in the election. This is another universal adult franchise. इंडिया के हिसाब से 18 years and 18 above के लोग वोट कर सकते हैं। In many countries, citizens have been fighting long battle with the rulers to get this right to vote. Till 1989, an adult Indian mean the Indian citizen above age 21 has amendment to the Constitution 1981 reduced the eligibility age of 18. ठीक है, 1989 से 1989 से पहले 21 साल थी। उसके बाद हमारे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। उसमें क्या हुआ, 21 साल से एज घटा के 18 साल कर दी गई। तो ये वोट यूनिवर्सल सरफराज के अंदर आते हैं कि वोट दे सकते हैं ये। Ensure that all citizens are able to participate in the process. Selective representation consists with the principle of equality and non-discrimination. Giving the right to vote to educational qualification are not the right. ठीक है, a firm belief in the ability and worth of the all other citizens, equal deciding what goods for the society, country and for their own constituencies. Citizens have the right to stand for the election and become the representative of the people. In order to stand for the Lok Sabha or Assembly election, a candidate must be at least 25 years old होना चाहिए eligibility के लिए, and citizen of India होना चाहिए. For instance, there is a legal provision that has a person who has undergone imprisonment for 2 or more years or some offences is disqualified from the contesting the election, but there are no restriction of the income, education or class or gender on the right to contest election. यहाँ पर एक्सेप्शन है कि जो 2 से ज़्यादा जेल में गया और डिस्क्वालीफाइड हो गया इलेक्शन के लिए, वो तो नहीं कर सकते कंटेस्ट। इंडिया में रिपब्लिक है, सॉवरेनिटी रिपब्लिक है, तो इंडिया में कोई भी लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एजुकेशन एंड इनकम के हिसाब से कोई भी कंटेस्ट कर सकता है। बस उनकी एज 25 से ऊपर होनी चाहिए फॉर द लोकसभा एंड सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन का आता है आर्टिकल 324 में। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, देखिए आर्टिकल 324 में इनका प्रोविजन। सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अब आपको ये याद करना है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर कंडक्ट ऑल इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ द इलेक्शन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वेस्टेड कमीशन डिफर्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन कमीशन। तो किसी लोकसभा के, विधानसभा के, वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 सब क्लॉज 1 में इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस होता है। डिसिसिव रोल वर्चुअल एवरीथिंग टू डील विद, बट बेसिकली इसमें जो भी इंपॉर्टेंट थिंग थी वो हमारा पढ़ना था कि पीआर सिस्टम वर्क कैसे करता है, एनएफपीटी भी वर्क कैसे करता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल में पढ़ रखा है।
State Election Commission work independently of the Election Commission of India and each has its own sphere of operation. जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पंचायती राज इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन कराता है वो डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. उनके अलग अलग जुरिडिक्शंस हैं एंड ऑपरेशंस ऑफ वर्क हैं, एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ वर्क्स हैं. तो 89 जनरल इलेक्शन 2 इलेक्शन कमीशंस वर अपॉइंटेड मेकिंग द बॉडी मल्टी मेंबर. अब इलेक्शन कमीशन की बात करें कि वो बॉडी कैसे हो सकती हैं. कैन ईदर बी अ सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर बॉडी. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे स्पेसिफाइड नहीं किया गया है. टिल 1890 इलेक्शन कमीशन इज वॉज अ सिंगल मेंबर बॉडी. फिर उसके बाद 1989 के बाद डबल बॉडी कर दी गई. फिर उसके बाद मल्टी मेंबर बॉडी बन गई. ठीक है. फिर 1993 के बाद 2 इलेक्शन कमीशन वर अगेन अपॉइंटेड एंड मैनी मोर एप्रीहेंशंस अबाउट द मल्टी मेंबर बॉडी. अभी रीजन में मल्टी मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन. जनरल कंसेंसस दैट द मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन इज मोर अप्रोप्रिएट एज अ पावर शेयर एंड देयर इज अ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होगा अगर मल्टी मेंबर होगा. डिसीजन मेकिंग सॉलिड होगा, स्क्रूटिनाइजिंग सॉलिड होगा, क्योंकि मल्टी मेंबर बॉडीज के आपको डिफरेंट माइंड सेट ऑफ पीपल मिलेंगे जो कि डिफरेंट माइंड्स ऑफ एस्पिरेशन को कैटल कर रहे होंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर द ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग. चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं प्रिजाइड ओवर द इलेक्शन कमीशन बट डज नॉट हैव द मोर पावर देन द अदर इलेक्शन कमिश्नर. चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर. अब रिसेंटली अपने ज्ञानेश सर जी का जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिसेंट अपने स्पीच सुनोगे, इसमें आपको देखिए वो जब अपने स्पीच को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने अदर इलेक्शन कमिश्नर को के भी नाम लेते हैं, उनको भी बताते हैं. तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. हैव इक्वल पावर टू टेक डिसीजन. हमारे यहाँ पर कोई हायरार्की ऑफ पावर नहीं होता. चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के हैव द इक्वल पावर्स. अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एडवाइज ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कैबिनेट के थ्रू होता है. Therefore, it is possible for ruling party to appoint a partisan person to commission who might favor them in a election. तो यहाँ पर कोई फेवरेलिटी की बात नहीं होती क्योंकि कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से. फॉरवर्ड बाय द मेक कंसल्टेंट विद द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इनके कंडीशन मतलब फॉलोड बाय द मेक द कंसल्टेंट विद द मैटर शुड बी फिर दैट लिस्ट लीडर. मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं उसमें लगता है कि एक इम्पार्शलिटी होगी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको इलेक्शन कमीशन में लाएंगे, नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन उनको बेसिकली अनजस्टिफाइड वे में हेल्प करेगा. बट इसको क्या ये फियर पोज करता है. बट मैटर शुड बी फॉलोड दैट मेक कंसल्टेंट विद द लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ इलेक्शन जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द नेसेसरी फॉर अपॉइंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन का. सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर की बात करें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो 6 years होते हैं एट द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर. ECA कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म बाय द प्रेसिडेंट. बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मेक सच अ रिकमेंडेशन विद अ स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अगर रिकमेंड करते हैं कि इनको हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द स्पेशल मेजॉरिटी हटा सकते हैं. ठीक है. स्पेशल मेजॉरिटी की सारी शेड्यूल्ड है. 2/3 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी. ओके. Ensure that the ruling party can't remove ECA who refuse to favor in the election. The election commission can be removed by the President of India. Function of the election commission: preparation of the up-to-date voter list, free and error-free voters, determine the timing election prepares करते हैं. It can postpone and cancel the election in the entire country to specific state or constituency. Code of conduct: parties and candidates रीपोल एंड प्रीपोल ऑल्सो ऑर्डर द काउंट ऑफ वोटर्स को भी करते हैं. इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लॉट सिंबल्स टू ईच दैम. मतलब जो ये सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टीज को मिलते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देते हैं. वेरी लिमिटेड स्टाफ इट्स ओन वंस द इलेक्शन कमीशन बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को लेते हैं फॉर द इलेक्शन पर्पसेस. EC can transfer the officers to stop their transfer. It can even action against them for the filing of such in a non-partisan manners. EC have such a role, huge power. It can also remove the particular officer, administrative officer, or can even curtail the transfer of it. तो ये सारे इलेक्शंस के वर्क्स हैं. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे चाहता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में. नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन बी एवर परफेक्ट. फ्लॉज एंड लिमिटेशंस देखने को मिलती है. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस इंडिपेंडेंट ग्रुप्स एंड मैनी स्कॉलर्स हैव कम अप विद द प्रपोजल ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हुई है. Some suggestion for electoral policy should be changed with FPTP to some variant of the PR system. Last for the one मतलब वुमेंस को रिजर्वेशन जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है, बिल पास हो चुका है. And the election expenses should be paid by the government out of the special funds होने चाहिए. Criminal should not be into the elections. Laws regulated होने चाहिए, functioning होते हैं. Non-consensus होने चाहिए. Was a consensus there should the limits of what the laws and the formal provisions can do.
ठीक है, तो रिफॉर्म्स की बात हो गई। तो यहाँ पर हमारे कंक्लूजन है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली समराइज़ करा ऑल द थिंग्स को। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पार्ट्स हो जाते हैं। तो ये सिर्फ डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स मोस्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी डिसीजन ऑन द फैमिली मीटिंग इलेक्शन ऑफ द क्लास मॉनिटर्स चॉइस ऑफ द कैंडिडेट बाय द पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन टेकन बाय द ग्राम सभा ओपिनियन पोल्स कंडक्टेड बाय द मीडिया सी इज द करंट स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नॉट परफॉर्म बाय द इलेक्शन कमीशन प्रिपेयरिंग ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट सिटिंग अप द पोलिंग बूथ इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सुपरवाइजिंग द पंचायती इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम नहीं करता। ठीक है। Which of the following is a common to method of election of the member of the Rajya Sabha and Lok Sabha? Every citizen must have the age of 18 the eligible voters. इसमें राज्य सभा का कोई सिटीजन का कोई रोल नहीं है इन द राज्य सभा। वोटर कैन गिव प्रेफरेंस ऑर्डर टू डिफरेंट कैंडिडेट। एवरी वोट हैज़ अ इक्वल वैल्यू। विनर मस्ट गेट मोर देन हाफ ऑफ द वोट्स। ये तो बेसिकली इसमें है। तो ये बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस। In India, first part the post system, the candidate is declared winner who secure the largest number of the postal ballot, belongs to the party that has the highest number of the votes in the country, has more votes than the other candidate in the constituency. C is the correct statement. तो ओके ठीक है। तो ये जो है ना अटेन फर्स्ट पोजीशन बाय सिक्योरिंग मोर देन 50% ऑफ, ये पीआर सिस्टम का वेरिएंट है। ओके, सो यहीं पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। चैप्टर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th पॉलिटी एनसीईआरटी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।